सो आपके साथ हम देखेंगे आज का ये वीडियो, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को दें सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइज पहले हम अमन शांति बरकरार रखते हुए देखेंगे पूरा वीडियो, बाकी की बातें हम करेंगे बाद में। लेट्स स्पीकिंग। रूथलेसली नहीं निपटा गया, वीड आउट चुन करके नहीं निपटा गया। ये सोचा गया कि जितना बवाल मच रहा है बात की बात बाद में देखेंगे। जैसे उस डिबेट में मॉडरेटर और भाजपा के प्रवक्ता मुझे समझा रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी कि बाद में निपटेंगे, फिर वो बात बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ मस्जिद से मेरी ज़िंदगी में 20 साल में 25 साल में एक अनाउंसमेंट हुआ है, बड़ा रहस्यमय अनाउंसमेंट हुआ है कि मुस्लिम्स को लार्ज स्केल में अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फतवा दिया, इसकी अपील करी। सारी मस्जिदों से यूपी में कानपुर में 350, 400, 500 मस्जिदों में यह अनाउंसमेंट हुआ। इस अनाउंसमेंट के पीछे के तार जोड़िए। पीएफआई जो कह रहा है हम लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उसके तार जोड़िए। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। इससे पहले पीएफआई पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के सामने करूं और इस विचारधारा के बारे में एक बार पुनः आप लोगों को आगाह करूं और क्यों बना रहा हूं ये वीडियो ये बताऊं। मुझसे कोई साथियों ने बोला या एक दो ने बड़ा स्पेसिफिकली बोला कि रिजवान भाई आप जब वीडियो बनाते हैं तो आप सबको बताते हैं तिलक लगाने के लिए हिंदुओं को, आपको भी तो तिलक लगाना चाहिए। आप तिलक लगाएंगे तो मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। मैं मानता हूं मेरे भाई कि मैसेज अच्छा जाएगा, दूर तक जाएगा। मैं भी तिलक लगाता हूं, होली पे लगा लेता हूं, कहीं दीपावली पे जाता हूं तो लगा लेता हूं, कहीं किसी जागरण में गया तो लगा देता हूं। तिलक लगा के मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर मैं वीडियोस में रोज़ रोज़ तिलक लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से इंटरप्रेट होगा कि मैं दिखावा कर रहा हूं या ड्रामा हो रहा हूं। तो कभी किसी दिन दीपावली के दिन या कभी रक्षाबंधन के दिन मैंने वीडियो बनाया या होली के आसपास मैंने वीडियो बनाया तो मैं आपको तिलक लगाए अवश्य मिलूंगा। तब तक आप तिलक प्राउडली लगाइए। जैसा मैंने कहा था, तिलक मेरी संस्कृति से जुड़ी चीज़ है, आपकी संस्कृति और धर्म दोनों से जुड़ी चीज़ है। आप इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करिए जो बंद हो गया था। तो जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर तिलक लगाकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अवसर पर मौके पर आप रोज़ रोज़ लगाइए, संस्कृति को बल मिलेगा, देश में अच्छा संदेश जाएगा। अब बात करते हैं पीएफआई की। पीएफआई में पहले इस वीडियो पर मैं आपसे विस्तार में चर्चा कर चुका था, लेकिन एक दो दिन पहले मेरा एक डिबेट हुआ। मैं चैनल या एंकर या मॉडरेटर या भाजपा के उस टाइम प्रवक्ता कौन थे उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब हम एक बात तहे दिल से समाज को समझाना चाहते हैं और उधर से भाजपा के प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति नॉन मुस्लिम होते हुए, और ख़ास तौर से तब वो जब किसी तथाकथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, क्योंकि उनके मुंह से ऐसी बातें हम सुनने के आदी हो गए हैं, जब हमें सुनने को मिलती हैं तो यकीन करिए चिढ़ भी मचती है और हमें तहे दिल से अफसोस भी होता है कि हम किसी चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं, पर आपको एक फॉर्मेट में रहने के लिए, खाना पूसी करने के लिए, सेकुलरिज्म का बुखार आपको भी सेकुलरिज्म का सांप सूंघ के चला गया है, भले डस के ना गया हो। आप हमारी बात को भले मंच पर काटते रहते हैं। साथियों, आप लोग पीएफआई को क्या समझ रहे हैं, या ये लोग जो मुझे डिबेट में काट रहे थे या मेरे ऊपर बोल रहे थे या साबित करना चाह रहे थे कि मैं गलत हूं, आप पीएफआई को क्या समझ रहे हैं? क्या ये कोई आतंकवादी संगठन है? नहीं है। आइए आपको शॉर्ट में पीएफआई की एक स्टोरी बताता हूं, इसकी पूरी रूपरेखा बताता हूं, तब आप लोग को समझ में आएगा कि पीएफआई है क्या। पहली बात, उस डिबेट में मुझसे यह कही गई कि रिजवान जी जो आपको खतरा है अगर हम उसे सही भी मान लें तो 20 साल बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। अरे बंधु, अगर मेरे जो मैं आगाह कर रहा हूं या जो मैं समझा रहा हूं उस खतरे की बात तुम 20 साल बाद करोगे तो आज जो पीएफआई ने विजन 2047 दिया है उस पर भी डिबेट तुम आज क्यों कर रहे हो? ये डिबेट भी 20 साल बाद करना ना। पीएफआई विजन 2024 या 2022 या 23 तो नहीं दे रहा ना, वो विजन 2047 दे रहा है। तो आज अगर मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं और तुम मेरी बात को दबा रहे हो तो, और ये कह के कि 20 साल बाद इस पर चर्चा करेंगे, तो पीएफआई का जो विजन है उस पर भी 20 साल बाद चर्चा कर लेना। पीएफआई का बैकड्रॉप सुनिए।
पीएफआई जैसे बड़ी जिम्मेदारी से का कोई आतंकवादी संगठन है नहीं है। क्या ये संगठन अल कायदा आईसिस की तरह ऑपरेट करता है? जवाब है नहीं करता है। सन था 1923। ओटोमन एम्पायर हमेशा के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म कर दिया जाता है, काट के छोटा कर दिया जाता है। पूरा ओटोमन एम्पायर में सिर्फ तुर्की बचता है। तुर्की में शरीयत खत्म हो जाती है, मॉडर्न लॉ आ जाती है। कमाल अतातुर्क वहाँ का मुखिया बन जाता है। वो सेकुलरिज्म लेके आता है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लेके आता है, वो ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स लेके आता है। और वो ये कहता है कि जो कंजर्वेटिव शरीयत है हम इसको नहीं मानेंगे। बुरखे पर बैन लगा देता है। तुर्की की औरतें मॉडर्न ड्रेसेस पहनने लगती हैं, उस टाइम में ऑफिसेज में काम करने लगती हैं। सन है 1923 और तुर्की उस ज़माने में इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था क्योंकि खलीफत वहाँ से ऑपरेट होती थी। उसी दौर में इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए एक सूफी संत, जी हाँ साथियों, एक सूफी संत, एक सूफी सेंट खड़े होते हैं जिनका नाम था हसन बना। वो कहते हैं कि कमाल अतातुर्क जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। हमको अल हकीमिया, अल्लाह के बनाए कानून और उसके हुक्म पर चलना चाहिए, शरीयत पर चलना चाहिए और मॉडर्न लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स को हम लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए और हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान करना चाहिए। क्योंकि लोग इनके साथ नहीं जुड़ते तो जो इन सूफी सेंट ने, बना साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जामिया हसाफिया, उसका नाम चेंज करके ये अल मुस्लिमीन रख देते हैं, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड। उसके बाद इनका कत्ल होता है 1945-1946 में के आसपास आते आते और इनकी कमांड संभालते हैं, इनके नेटवर्क को संभालते हैं सैयद कुतुब ऑफ इजिप्ट। जो मैंने आपको नाम बताया हसन बना, ये भी इजिप्ट में ही इन्होंने ये प्रचार शुरू किया था कि जो भी तुर्की में हो रहा है वो गैर इस्लामी है, हम लोगों को इस्लाम की तरफ, शरीयत की तरफ, तौहीद की तरफ, अल हकीमिया की तरफ रुझान करना चाहिए। जो सैयद कुतुब थे उनसे इजिप्ट की गवर्नमेंट इतना परेशान होती है, उनकी आइडियोलॉजी से इतना परेशान होती है, उनकी एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक से इतना परेशान होती है, वो एक ओपिनियन लेके आते हैं कि चाहे सोशलिज्म हो, चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और हम मुसलमानों को इस पर नहीं चलना है। इजिप्ट के मुखिया होते हैं नासिर साहब। नासिर साहब इनको जेल में डाल देते हैं। जेल से ये 2 राइटअप लिखते हैं, द शेड्स ऑफ कुरान एंड द माइलस्टोन। अब ये जो दोनों किताबें थीं, ये किताबें एक इंस्पिरेशन बनती हैं, ये आइडियोलॉजी एक इंस्पिरेशन बनती है दुनिया में फैले हुए आतंक के पीछे, चाहे वो अफ्रीका का आतंक हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो अल कायदा हो। सो सैयद कुतुब वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड टेररिज्म और सैयद कुतुब से पहले सूफी सेंट हसन ने ये आइडियोलॉजी दी। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस टाइम दुनिया में जितनी भी हार्डकोर आइडियोलॉजी है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका जन्म एक सूफी सेंट के ज़रिए 1925 में हुआ था, जिसको सैयद कुतुब ने आगे बढ़ाया था। मुस्लिम ब्रदरहुड, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, वीडियो मुझे पीएफआई पे बनाना था इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और यही चीज़ मैं डिबेट्स में जब समझाने जाता हूँ, लोग मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि साहब इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, तो मेरा खून खौलता है, ख़ास तौर से तब जब वो ज्ञान उन लोगों की तरफ से आ रहा हो जो तथाकथित सेकुलर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं हैं बल्कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक आइडियोलॉजी है जो खुद कभी भी टेरर में इन्वॉल्व नहीं रही, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड ने देश के देशों की आइडियोलॉजी को एक्सट्रीमिस्ट कर दिया, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो इजिप्ट हो। और वहाँ पर फिर फाइनली इनको रूथलेसली कुचला गया, रूथलेसली दबाया गया, एग्जीक्यूशन हुए, जेलों में डाले गए, गायब किए गए,
मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी को हैंडल करने के लिए। मुस्लिम ब्रदरहुड को कभी भी आप किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर ना करिए, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करके, टीचर्स में इन्फ्लेट करके, जजेस जुडिशरी में इन्फ्लेट करके, यूनिवर्सिटीज़ में इन्फ्लेट करके, मीडिया में इन्फिल्ट्रेट करके ऑपरेट करता है। और ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक दूसरे से कांटेक्ट तक में नहीं आती है। एक आदमी को सिर्फ इतना पता होता है कि मैं मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी के अंडर एनरोल्ड हूँ। मैं बता रहा हूँ जैसा मिडिल ईस्ट में हुआ करता था। दूसरा कौन इनरोल्ड है मुझे नहीं पता। जब वहाँ से डायरेक्शन आएगा मैं एक मौके पर पहुंचूंगा, मैं प्रोटेस्ट के लिए पहुंचूंगा, मैं गवर्नमेंट मोनार्की के खिलाफ पहुंचूंगा, मैं किसी रैली में पहुंचूंगा, तब मुझे जाके पता चलेगा कि मेरे साथ और कौन लोग मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हैं। अगर ऐसा मौका नहीं आएगा, चाहे हम मीडिया से कनेक्टेड हैं, चाहे हम सिविल सोसाइटी, सोशलाइट हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में घुले मुले लोग हैं, हम एक दूसरे को समझ भी नहीं रहे होंगे कि हमारे अलावा कौन मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर है। अब मैं आता हूं पीएफआई पर। इस पीएफआई या टेरर ऑर्गेनाइजेशन? नो। 2006 में पीएफआई का जन्म हुआ केरला की ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोरम के साथ, और कर्नाटक की ऑर्गेनाइजेशन फोरम फॉर डिग्निटी जब मिले तो 2006 में पीएफआई का जन्म हुआ। पीएफआई किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट नहीं करती है, अलग अलग डेमोक्रेटिक विंग्स के थ्रू ऑपरेट करती है। एसडीपीआई इनका पॉलिटिकल विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनका अलग विंग है, नेशनल वुमेन फोरम इनका अलग विंग है, ह्यूमन राइट्स और जुडिशरी का और लीगल लॉयर्स का इनका अलग विंग है। ये कभी भी डायरेक्टली आपको जो आप लोग बोलते हैं कि साहब गवर्नमेंट पीएफआई को क्यों नहीं बैन कर देती, पीएफआई को क्यों नहीं बैन कर देती, वो इस मारे नहीं कर देती क्योंकि गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठे अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, ताकि इनको बैन करने के बाद अगर वो बैन चैलेंज हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज ना कर दे। अगर वो बैन चैलेंज हो तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की इस दलील को कि ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या ये देश के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए खतरा है, सुप्रीम कोर्ट इस दलील को खारिज ना कर दे, जो पीएफआई को और बड़ा कर देगी और विक्टिम कार्ड दे देगी। ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड हो, जो पीएफआई हो, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के ही दिखाए हुए रास्ते पर इंस्पायर होकर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रही है। ये मेंबर्स ग्रास रूट लेवल पर जोड़ते हैं, विक्टिम कार्ड बना के जोड़ते हैं, इस्लामोफोबिया बता के जोड़ते हैं, आपको बता के जोड़ते हैं कि आप खतरे में हैं, आपको पैलेस्टीन, कश्मीर, अलग अलग जगहों के वीडियोस दिखा के जोड़ते हैं, और बड़े हाई लेवल पर जाके इनके ऑफिस बेरर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जो लेवल 4 या लेवल 3 के वर्कर्स हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा सरगना कौन है, हमारा डिवीज़न हेड कौन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड या एरिया हेड कौन है। और जब मैं बोलता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेड और एरिया हेड, तो ये कोई मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपको सोसाइटी में घुले हुए लोग मिलेंगे। मौके पर जब वो मौका आएगा तो इनको डायरेक्शन जाएगा कि आपको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है, इस रैली में शामिल होना है, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि पीएफआई कितना अंदर तक घुस गई है। जैसे मिडिल ईस्ट में, तुर्की में, इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में घुसी थी और वहाँ की लीडरशिप को इनको ब्रूटली क्रश करना पड़ा था। और अफसोस की बात यह है कि ना हम मिडिल ईस्ट हैं, ना हम चाइना हैं, हम वक्त आने पर चाहते हुए भी इनको ब्रूटली क्रश नहीं कर पाएंगे, उठा उठा के जेलों में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ का सोशलाइट, यहाँ का बहुत सा इंटेलेक्चुअल, यहाँ की सेकुलर पार्टियाँ एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ का जुडिशरी बहुत से ऐसे मामलों में चीज़ को पेंडेंसी में डाल देती है कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। तो साथियों, सोचने वाली बात ये है कि जितना मैंने आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाया, ये एक बड़ी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। मैं पीएफआई की बात नहीं कर रहा, मैं उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी पर ऑपरेट करते हैं। और मुल्क के मुल्क मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी ने तबाह कर दिए, और उनको संभालने के लिए उस मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ में वहाँ के मोनार्की के
पसीने छूट गए। सो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय कंपेयरिंग पीएफआई टू अल कायदा और आईएसआईएस कि कहीं से कोई उठ जाएगा, कोई कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, कहीं कोई सुसाइड अटैक कर देगा। नो, पीएफआई ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्डर, इन अ वेरी पीसफुल ऑर्डर। लेकिन कहीं कहीं बस आप इनका नाम सुनने में आएगा। यही स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। मेरे लिए कोई ये सरप्राइज नहीं है कि किसी रैली में, किसी प्रोटेस्ट में आपको सुनने को मिलेगा कि पीएफआई की बैकिंग थी। फ्रंट पर आके पीएफआई कभी भी इस तरह से ऑपरेट नहीं करेगी कि आप उस पर डायरेक्ट बैन कर सकें। वो बात अलग है कि आज से 2 महीना पहले अबाउट 33 अकाउंट्स पीएफआई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रीज करे हैं पेंडिंग इंक्वायरी। सो जो उन्होंने, आप खुद सोचिए कि पीएफआई को अगर कोई बकवास करनी थी तो उनको विजन 2024 या 22 या 23 लाना चाहिए था। वो खुद कह रहे हैं कि हमें सिस्टमैटिकली चलना है। वो खुद कह रहे हैं कि हमें 20 साल का समय चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि हम डिफेंस फोर्सेस में, जुडिशरी में, लॉयर्स में, सोशल एलीट में, मीडिया में हमको इन्फिल्ट्रेट करना है। वो खुद ये मान के चल रहे हैं कि उनको दो डिकेड यानी 20 साल का समय चाहिए। पर हमारा देश वो चाइना और मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है जो मौका पड़ने पर इनके साथ रूथलेसली ऑपरेट कर पाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि धीरे धीरे पीएफआई इतना पेनिट्रेट कर जाएगा देश के सिस्टम में। एंड बड़े अफसोस की बात यह है कि इनके साथ बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी, पॉलिटिकल पार्टी के और एनजीओज के लोग जो बाहर से फंड्स लेते हैं, वो खड़े नजर आएंगे। और धीरे धीरे आबादी बढ़ने की तुलना के साथ, जो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो में बताया था कि मुस्लिम आबादी जब 15% से 18, 20, 25% तक पहुँचेगी, आज 15 है, 25 पर पहुंचने की कसर है। इस देश में पीएफआई के स्पॉन्सरशिप से या पीएफआई के ऑर्गेनाइजेशन से, मैं पूरे देश की बात कतई नहीं करता हूं, बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोलता हूं, लेकिन इस देश में वेस्ट बंगाल, केरला की तरह बहुत से ऐसे पॉकेट्स, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, बहुत से ऐसे पॉकेट्स, हैदराबाद, यहाँ पर बन के खड़े हो जाएंगे जिनको हैंडल करना हम लोगों के लिए असंभव हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये बाद में बताता हूं, पर पहले एक बात बता दूं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओ, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक बात और बता दूं, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरी दुनिया में इस आइडियोलॉजी का हमेशा एक अलायंस रहा है, हमेशा इनमें अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन हैदराबाद का जिक्र आया तो बता दूं, जिस दिन पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो गई तो दीज ओएसीज एंड अकबरुद्दीन पीपल ऑफ हैदराबाद, ये भी फिंगर ऑन द लिप्स रखे हुए नजर आएंगे। ये भी मजबूर होंगे उनकी आइडियोलॉजी मानने के लिए, और अगर नहीं मानेंगे तो सबसे पहले इन्हीं की लंका लगाई जाएगी, इन्हीं पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा, इन्हीं को राजनीति से और सोशल लाइफ से बेकार किया जाएगा। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है, जिसको पीएफआई ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर रखा है, किसी भी तरह की और दूसरी मुस्लिम लीडरशिप को ये पसंद नहीं करते हैं। सो माय एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर जो भी इस देश में हालात चल रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक से शुरू हुए, चाहे वो बुरखे की बात हो, हिजाब की बात हो, अजान की बात हो, एनआरसी की बात हो, ज्ञानवापी की बात हो, नुपुर शर्मा की बात हो, ये बदलाव या तो गवर्नमेंट ध्यान से सुनिएगा, भाई जैसे चल रहे थे वैसे ही रहने दो, ना भाई हिजाब की बात करो, ना अजान की बात करो, ना कुर्बानी की बात करो, ना मुस्लिम्स में रिफॉर्म लाने की बात करो, ना एनआरसी जैसे कानून लाओ जो एक सोसाइटी में मुसलमान हिंदू को आमने सामने खड़ा करें। जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहने दो, पर आप ऐसे चलता हुआ नहीं छोड़ सकते। आप इसको उसी अपीजमेंट के माहौल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप सत्ता में आके बैठे हैं इस गारंटी के साथ कि बदलाव आएगा। तो इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देते हैं कि आप जैसे पैसे पहले चल रहा था वैसे छोड़ सकते हैं। अब एक ही ऑप्शन बचा कि बदलाव आने चाहिए,
हिजाब की बात होगी, कुर्बानी की बात होगी, अजान की बात होगी, ज्ञानवापी की बात होगी, एनआरसी की बात होगी। तो अगर आप ये बदलाव चाहते हैं गवर्नमेंट, तो फिर ये बदलाव सिस्टमैटिकली लाए और सख्ती से लाए। गवर्नमेंट ये गलती ना करे कि इन बदलावों के चलते जो सोसाइटी में डिवीज़न आ रहा है उस डिवीज़न को पनपने दे। जो बहुत सी लीडरशिप जैसे ओवैसी की हो गई या बरेली की हो गई या कोई नॉन मुस्लिम लीडरशिप भी, हिंदू लीडरशिप भी, अगर वो डिवीज़न की बात करती है वो होने दो। इससे हमारे चुनाव में हमें मौखिक फ़ायदा होगा, मौखिक फ़ायदा बिल्कुल होगा। लेकिन अगर माहौल ख़राब होता गया और इस माहौल को सख्ती से नहीं निपटा गया, रूथलेसली नहीं निपटा गया, वीड आउट चुन करके नहीं निपटा गया, ये सोचा गया कि जितना बवाल मच रहा है बात की बात बाद में देखेंगे। जैसे उस डिबेट में मॉडरेटर और भाजपा के प्रवक्ता मुझे समझा रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी कि बाद में निपटेंगे, फिर वो बात बहुत देर हो जाएगी, फिर यू टर्न लेने का, रफू करने का, ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। भले आज का बिगड़ता हालात या माहौल हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी को या सभी पॉलिटिकल पार्टी को या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को मौके पर लाभ दिलवाए, लेकिन लॉन्ग रन में इसका नुकसान होगा। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बदलाव ला रही है, रिफॉर्म्स ला रही है, खुल के हिंदू बात करने लगा है, खुल के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस बात करने लगी हैं, तो इस बदलाव को सिस्टमैटिकली लाइए और सख्ती से लाइए। फिर ये डिवीज़न बकवास, डिबेट्स में बकवास, 4 मीडिया वाले बुला लिए बकवास, सोसाइटी में डिवीज़न ना होने दीजिए। इस डिवीज़न ऑफ सोसाइटी को सख्ती से निपटिए, अच्छे मुस्लिम्स को साथ जोड़िए, अच्छे मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जितने भी हों, 2, 4, 5, 15, 100, 200, 500 जितने भी हों, उन लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, सेमिनार्स करवाइए, इनकी पीसफुल रैलीज करवाइए, इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि ये आके खुद आवाज़ उठाएं और लोगों को समझाएं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग रन में देश को और ओपन माइंडेड मुस्लिम समाज को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। गवर्नमेंट ट्राई करे कि मस्जिदों में जुमे के बाद इसी तरह के खुतबों के बाद ऐलान हो जिसमें युवाओं को ये बात समझाई जाए कि भाई आपकी ये जो आइडियोलॉजी है पीएफआई की, ये आपके लिए, देश के लिए आगे जाके हानिकारक हो सकती है। सिर्फ मस्जिद से मेरी ज़िंदगी में 20 साल में, 25 साल में एक अनाउंसमेंट हुआ है, बड़ा रहस्यमय अनाउंसमेंट हुआ है कि मुस्लिम्स को लार्ज स्केल में अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फतवा दिया, इसकी अपील करी। सारी मस्जिदों से यूपी में, कानपुर में 350, 400, 500 मस्जिदों में यह अनाउंसमेंट हुआ। इस अनाउंसमेंट के पीछे के तार जोड़िए। पीएफआई जो कह रहा है हम लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उसके तार जोड़िए। एक इस पे कमेटीज़ बनाइए, डोवाल साहब इस पे अकल लगाएं, क्योंकि आज जो थोड़ी बहुत डिवीसिव पॉलिटिक्स लग रही है, जिससे शायद भाजपा को फ़ायदा हो रहा हो, 20 साल बाद जाके ये डिवीसिव पॉलिटिक्स अगर आज की तारीख में सख्ती से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सख्ती से ब्रूटली नहीं कुचली गई और उसकी एक नज़ीर नहीं बनी, तो 20 साल बाद आप लोगों को, देश को, राष्ट्र को, समाज को बहुत नुकसान होने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। लोग अपने विचार बता दीजिएगा कमेंट्स में, और अमन शांति को मेंटेन रखना है, हमने प्यार से रहना, हमने नहीं लड़ना। और जो भी आपको लगता है वो आप लोग बता दीजिएगा, हम आपका ओपिनियन, आपकी सारा वो कमेंट्स में जान लेंगे। और अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना होता है। सो यस, अभी के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत ख्याल रखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।